आज हमारे पास एक एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प दस्तावेज है। ये फॉस्फोरिक एसिड के बारे में है, पर ये कोई केमिस्ट्री की किताब जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कोई 100-150 साल पुराना कोई मेडिकल या शायद होम्योपैथिक लेख है, और ये एक खास तरह के इंसान की पूरी कहानी बताता है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन मुझे लगता है इसी कहानी को समझना है। ये दस्तावेज एक तरह से एक इंसान का पोर्ट्रेट बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए इसके अनुसार फॉस्फोरिक एसिड सबसे असरदार बताया गया है। तो हम ये देखेंगे कि इस लेख के हिसाब से उस इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसका शरीर वो कैसा होता है, और इन सब के पीछे की वजहें क्या हैं। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो मुझे बहुत अनोखी लगी। इसमें लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनका शरीर पहले मतलब ओरिजिनली स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में किसी वजह से पूरी तरह टूट गया, कमजोर पड़ गया। ये बात ही अपने आप में एक कहानी की तरह है ना। हाँ, एक मजबूत इंसान का बिखर जाना। हाँ, और यही इस पूरे दस्तावेज का सार है। ये एक विरोधाभास की कहानी है, ताकत का कमजोरी में बदलना। और लेखक इसके कुछ बहुत ही साफ कारण बताता है। कुछ तो शारीरिक हैं, जैसे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। मतलब जीवन शक्ति देने वाले द्रव्यों का क्षय। हाँ, या फिर कोई वायलेंट अक्यूट डिजीजेस, यानी कोई बहुत गंभीर और तेज बीमारी हुई हो जिसने शरीर को अंदर से निचोड़ लिया हो। इसमें सेक्सुअल एक्सेसेस का भी जिक्र है, मतलब यौन गतिविधियों में अति। लेकिन जिन वजहों ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो इमोशनल है। इसमें लिखा है कि ये हालत चैग्रिन यानी किसी बात पर लगी गहरी चोट या चिढ़, हाँ, ग्रीफ यानी गहरा शोक, और डिसअपॉइंटेड अफेक्शन प्यार में मिली निराशा से भी हो सकती है। तो ये सिर्फ शरीर का टूटना नहीं है, ये मन का भी टूटना है, बिल्कुल। दोनों एक साथ। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये उस दौर की सोच को दिखाता है जहां शरीर और मन की ऊर्जा को एक ही खजाने का हिस्सा माना जाता था। चाहे आप शोक में डूबें या किसी बीमारी से लड़ें, इस दस्तावेज के मुताबिक आप एक ही बैटरी को खत्म कर रहे हैं। और जब ये बैटरी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो पूरा सिस्टम ठप पड़ने लगता है। अच्छा, और इसमें उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी एक इशारा है, माइल्ड यील्डिंग डिस्पोजिशन, यानी ऐसा इंसान जो नरम दिल हो, शांत स्वभाव का, आसानी से दूसरों की बात मान ले। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी भावनाएं अंदर दबा कर रखते हैं उन पर इसका असर ज्यादा होता है? बहुत हद तक यही मतलब निकलता है। ऐसा इंसान शायद अपनी तकलीफें, अपना शोक या अपनी निराशा वो किसी से बांट नहीं पाता। वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बोझ उसे खोखला करता रहता है। और जब ये बोझ हद से ज्यादा हो जाता है तो उसका असर सीधे दिमाग पर दिखना शुरू होता है। तो ये तो हुई बाहरी वजह, लेकिन इस टूटन का असर दिमाग पर कैसा होता है? अंदर से ये इंसान कैसा महसूस करता है? क्योंकि दस्तावेज में जो मानसिक स्थिति बताई गई है वो बहुत गंभीर लगती है। इसमें लिखा है, लिस्टलेस, एपैथेटिक, इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, यानी सुस्त, उदासीन। जिसे जिंदगी के किसी भी काम में, किसी भी रिश्ते में कोई दिलचस्पी ही ना रह गई हो। हाँ, ये एक तरह का भावनात्मक खालीपन है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि व्यक्ति उन चीजों में भी रुचि खो देता है जो उसे कभी सबसे ज्यादा प्यारी थी। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उदासीनता है जहां कुछ भी महसूस करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। शोक की वजह से इंसान प्रोस्ट्रेटेड एंड स्ट्यूपिफाइड हो जाता है, यानी पूरी तरह से पस्त और जड़, जैसे जैसे किसी ने उसके अंदर से आत्मा ही खींच ली हो। खालीपन वाली बात लगती है। और प्रलाप यानी डिलीरियम के बारे में जो लिखा है वो तो और भी अजीब है। बताया गया है कि व्यक्ति बड़बड़ाता है, गहरी नींद जैसी हालत में रहता है, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं होती। लेकिन, और ये बात मुझे सबसे हैरान करती है, जब उसे जगाया जाता है तो वो फुली कॉन्शियस हो जाता है। हाँ, आंसर्स स्लोली एंड करेक्टली एंड रिलैप्सेस इनटू स्ट्यूपर। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब दिमाग चालू है, वो सोच समझ सकता है, सही जवाब दे सकता है, पर जैसे ही आप उससे बात करना बंद करते हैं वो वापस बंद हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे दिमाग काम कर सकता है पर कोई उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मानसिक ऊर्जा की जबरदस्त कमी को दिखाता है। दिमाग की प्रोसेसिंग पावर खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके पास लगातार ऑन रहने की बैटरी नहीं बची हुई है। जैसे ही कोई बाहरी सवाल या स्टिमुलस हटता है, दिमाग फौरन अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पावर सेविंग मोड में चला जाता है।
हाँ, बिल्कुल सही शब्द। एक तरह का मानसिक शटडाउन। मानसिक पावर सेविंग मोड, ये बहुत सटीक तरीका है इसे समझने का। तो हमने एक ऐसे मन की तस्वीर देखी जो पूरी तरह से शटडाउन हो चुका है। क्या शरीर भी हार मान लेता है? इस मानसिक बिखराव के शारीरिक निशान क्या है? दस्तावेज बताता है कि शरीर भी उसी तरह जवाब देता है। शुरुआत सिरदर्द से करते हैं। इसका वर्णन बहुत खास है। क्रशिंग वेट ऑन वर्टेक्स, यानी सिर के ठीक ऊपर ऐसा महसूस होना जैसे कोई बहुत भारी कुचलने वाला वजन रख दिया गया हो। और इसकी वजह भी वही बताई गई है, लंबे समय से चला आ रहा शोक या थकी हुई नसें। बिल्कुल। और इसमें स्कूल जाने वालों का भी जिक्र है, जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगा। हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स फ्रॉम आई स्ट्रेन, यानी स्कूल की लड़कियों का सिर दर्द जो आंखों पर ज्यादा जोर पड़ने, शायद ज्यादा पढ़ाई करने से होता है। और एक और बात, स्टूडेंट्स हु आर ग्रोइंग टू फास्ट, यानी वो बच्चे जिनका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये ऐसा है जैसे एक इमारत बहुत तेजी से बनाई जा रही हो और उसकी वायरिंग पर जोर पड़ने लगे। शरीर अपनी सारी ऊर्जा कद बढ़ाने में लगा रहा है और दिमाग के पास ठीक से काम करने के लिए पावर ही नहीं बचती। नतीजा सिर दर्द। तो यहाँ मानसिक तनाव, आंखों का तनाव और शारीरिक विकास तीनों को एक ही तराजू पे तौला गया है, क्योंकि तीनों ही शरीर की ऊर्जा खींचते हैं। और कमजोरी का जिक्र तो बार बार आता है। पेशेंट ट्रेम्बल्स, लेग्स वीक, स्टम्बल्स इजीली, यानी मरीज कांपता है, पैर इतने कमजोर हैं कि वो आसानी से ठोकर खा जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वीक फ्रॉम टॉकिंग और कॉफिंग। हाँ, सिर्फ बात करने या खांसने से छाती में कमजोरी महसूस होती है। ये किस स्तर की थकावट है? ये उस स्तर की थकावट है जहां शरीर के पास ऊर्जा का कोई रिजर्व ही नहीं बचा है। बोलना जैसी सामान्य क्रिया भी एक मैराथन दौड़ने जैसा काम बन जाती है। और ये सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है, हड्डियों तक में इसका असर बताया गया है। दर्द का वर्णन तो बहुत ही भयानक है। पेन्स बर्निंग, टेयरिंग, एज इफ स्क्रेप्ड विद अ नाइफ। मतलब जलन वाला, फाड़ देने वाला दर्द। हाँ, जैसे कोई चाकू से हड्डी को खुरच रहा हो। अरे बाप रे, चाकू से हड्डी को खुरचना, ये सुनकर ही दर्द हो रहा है। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं, ये तो किसी टॉर्चर का वर्णन लग रहा है। ये दिखाता है कि तकलीफ कितनी गहरी है। और कुछ लक्षण तो इतने अजीब हैं कि समझ नहीं आता कि ये उस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। जैसे दस्त के बारे में लिखा है कि वो पेनलेस, नॉट डेबिलिटेटिंग होता है। हाँ, ये बहुत अजीब है। आमतौर पर दस्त से शरीर में दर्द और कमजोरी आती है, लेकिन यहाँ लेखक जोर देकर कह रहा है कि इसमें दर्द नहीं होता और इससे मरीज को और कमजोरी भी महसूस नहीं होती। बस सफेद या पीले रंग का पानी जैसा मल निकलता रहता है। ये सामान्य दस्त से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। और मूत्र का वर्णन, वो तो शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे अनोखा हिस्सा है। उसमें लिखा है कि ये लुक्स लाइक मिल्क मिक्स्ड विद जेली लाइक ब्लडी पीसेस डीकम्पोजेस रैपिडली। मतलब दूध जैसा दिखता है, जिसमें जेली जैसे और खून के टुकड़े मिले होते हैं, और ये शरीर से बाहर आने के बाद बहुत तेजी से सड़ जाता है। और इसके लिए लेखक ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, नर्व वेस्ट। तंत्रिका क्षय, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और भयावह कल्पना है। जाहिर है आज के मेडिकल साइंस के नजरिए से तंत्रिका क्षय जैसी कोई चीज नहीं होती जहां नर्वस सिस्टम टूटकर शरीर से बाहर निकलने लगे। लेकिन यह शब्द हमें बताता है कि लेखक इस स्थिति को कितनी गंभीर मान रहा था। उसकी नजर में यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, यह शरीर का अपने सबसे जरूरी हिस्से यानी नर्वस सिस्टम को ही गवा देने जैसा था। यह परम थकावट का संकेत था जहां शरीर का ढांचा ही बिखर रहा है। तो अगर इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ें, वो मजबूत इंसान जो टूट गया, वो दिमाग जो पावर सेविंग मोड में है, वो शरीर जिसकी हड्डियों में खुरचने जैसा दर्द है, और वो अजीब लक्षण, तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? इन सब समस्याओं को क्या चीज बढ़ाती है? दस्तावेज के अंत में इन सबको एक साथ बांधा गया है जिसे एग्रावेशन यानी बढ़ाने वाले कारक कहा गया है। और इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि उन्हीं चीजों को दोहराया गया है जिनसे कहानी शुरू हुई थी। सबसे पहले मेंटल अफेक्शंस यानी शोक, चिंता, निराशा जैसी भावनाएं। फिर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली सेमिनल, जीवन शक्ति देने वाले द्रव्यों का नुकसान। और सेल्फ अब्यूज, सेक्सुअल एक्सेसेस, आत्म दुरुपयोग और यौन अति का भी जिक्र है। और वही बात कि सिर्फ बात करने से भी थकावट होना। तो ये सब घूम फिरकर एक ही जगह आ रहा है। बिल्कुल एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। स्रोत बार बार शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा के एक ही भंडार के खत्म हो जाने को मूल कारण मान रहा है। चाहे वो किसी अपने को खोने के गहरे शोक से हो,
किसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद हो, या बहुत तेजी से बढ़ते शरीर की मांगों के कारण हो, या जीवन शक्ति देने वाले द्रव्यों के नुकसान से हो, हर स्थिति में शरीर और मन का टैंक खाली हो जाता है। और फिर ये सारे लक्षण उदासीनता से लेकर हड्डियों के दर्द तक एक एक करके सामने आने लगते हैं। यह एक सिस्टम की पूरी तरह से ढह जाने की कहानी है। तो आज हमने इस पुराने दस्तावेज के जरिए एक बहुत ही खास इंसान की तस्वीर को समझा। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कभी ताकतवर, जिंदा दिल और ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन जिंदगी के किसी भावनात्मक या शारीरिक तूफान ने उसे पूरी तरह से थका दिया, अंदर से खोखला कर दिया। उसकी उदासीनता, जहां उसे किसी भी चीज में कोई मजा नहीं आता, उसके अजीब शारीरिक दर्द जैसे हड्डियों को कोई खुरच रहा हो, और उसकी वो गहरी कमजोरी जहां बोलना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम लगे, ये सब एक ही मूल कारण की तरफ इशारा करते हैं, ऊर्जा का पूरी तरह खत्म हो जाना। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक अंतिम सोचने वाली बात है। दस्तावेज में एक जगह एक बहुत ही अलग से लक्षण का जिक्र है, न्यूरोसिस इन स्टंप आफ्टर एम्पुटेशंस, यानी किसी का हाथ या पैर कटने के बाद जो ठूंठ बच जाता है, उसमें होने वाला नसों का दर्द। हाँ, ये बाकी लक्षणों के उदास और थकी हुई दुनिया से थोड़ा अलग लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये अलग है, लेकिन शायद ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा बिंदु है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक शुद्ध शारीरिक आघात, एक फिजिकल ट्रॉमा जैसे किसी अंग का कट जाना, और उसके बाद होने वाला नसों का पुराना दर्द ठीक उसी तरह की गहरी थकावट और मानसिक स्थिति पैदा कर सकता है, जिसका वर्णन इस पूरे दस्तावेज में किया गया है। ये दिखाता है कि शरीर के लिए चोट चाहे भावनात्मक हो या शारीरिक, उसका असर पूरे सिस्टम पर एक जैसा हो सकता है। ये मन और शरीर के उस गहरे संबंध पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है, जहां एक का दर्द दूसरे का दर्द बन जाता है और अंत में पूरा इंसान ही बिखर जाता है। इस पर आगे और भी सोचा जा सकता है।